सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें चेक करना है कि यूज़र द्वारा दिया गया एक नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस काम को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब कोई नंबर 5 और 3 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वह नंबर 5 और 3 से डिविजिबल होता है। मतलब कि जब हम किसी नंबर को 5 और 3 दोनों से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब चलते हैं हम अपने वीएस कोड में और आज के इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और वीएस कोड में मैंने वो कोड लिख लिया है जो हमें ये फाइंड करने में हेल्प कर रहा है कि कोई नंबर 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस कोड को समझने से पहले हम इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो जैसे ही मैंने कोड को रन किया तो सबसे पहले मुझे मैसेज दिखा एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करिए। तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 10। तो जैसे ही मैंने 10 एंटर करके मैंने एंटर की दबाया तो मुझे मैसेज मिला कि 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5। ठीक है, तो मैं फिर से कोड रन करता हूँ, एक दूसरा नंबर मैं एंटर करता हूँ, मान लीजिए कि 15। मैंने रन किया तो जैसे ही मैंने 15 लिख के एंटर की को प्रेस किया तो मुझे मैसेज दिखा कि 15 इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5। मतलब 15 जो है 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो चलिए अब हम इस कोड को देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारा कोड किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस कोड में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को। ये हमारी एक हेडर फाइल है जिसमें printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है और std का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड और io का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट और h का फुल फॉर्म होता है हेडर फाइल। ठीक है, तो ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें इनपुट और आउटपुट कराने के लिए फंक्शंस का डिक्लेरेशन मौजूद है। ठीक है, तो इस फाइल को इंक्लूड करने के बाद अपने प्रोग्राम में हमने लिखा मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर बनाया एक नम नाम का वेरिएबल जो कि यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को स्टोर करेगा। और ये नम नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, फिर हमने एक प्रिंटफ का यूज़ करके हमने एक मैसेज लिखा, जो मैसेज हमने यहाँ पे देखा था कि एंटर अ नंबर। तो ये मैसेज जो है वो इस लाइन से आया है। ठीक है, प्रिंटफ के अंदर जो हमने लिखा है। उसके बाद में हम यूज़र से नंबर मांग रहे हैं तो यूज़र नंबर देगा, तो उस नंबर को रिसीव करने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का उपयोग किया है और यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को हमने नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि नम नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इसके बाद अब जैसे ही हमारे प्रोग्राम को नम की वैल्यू मिल गई तो अब हमारा प्रोग्राम चेक कर रहा है कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके कि जो यूज़र ने नंबर दिया है वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशनल ऑपरेटर को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड को ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको इस कोड को, ठीक है, इसको ड्राई रन करके आपको दिखा सकूँ कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए पहले हम नम नाम के वेरिएबल में यूज़र द्वारा दी गई पहली वैल्यू जो कि 10 थी, जो कि हमने अभी एग्जांपल में समझा था, उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि नम की वैल्यू 10 है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा, नम की वैल्यू 10 है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है, जैसे कि हम जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंडीशन, यहाँ पे ये पार्ट क्या हो रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, कंडीशन चेक कर रहा है। उसके बाद में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंडीशन ट्रू होने पे, और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंडीशन फॉल्स होने पे। ठीक है, ये 3 जो है अलग स्टेटमेंट है, पहला ये, दूसरा ये। दूसरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के बाद है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है वो दोनों को सेपरेट कर रहा है, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को। उसके बाद ये कॉलन लगा हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि जो सिंटेक्स होता है कंडीशनल ऑपरेटर का वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो ऐसा कॉलन लगा के यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो एग्जीक्यूट
होगा। फॉल्स होने पे ये वाला स्टेटमेंट, ट्रू होने पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वैसे ही लिखा गया है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको अलग अलग लाइन में इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि अगर एक लाइन में लिखते तो हमारा स्टेटमेंट की जो विड्थ होती है बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको डिफरेंट लाइन में लिखा गया है। ठीक है, कोई साइन और बीच में नहीं लगा है, सिर्फ लगा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ओके, तो इतना समझने के बाद अब मान लीजिए कि यूज़र ने जो इनपुट में दिया वो 10 दिया। ठीक है, तो 10 मॉडुलस 3 हमें फाइंड करना है। 10 मॉडुलस 3 कितना आएगा? अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 1 इज इक्वल टू 0, क्या 1 जो है 0 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद एंड, ये लॉजिकल एंड लगा हुआ है। ठीक है, लॉजिकल एंड मतलब होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ट्रू होगा तभी ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस लॉजिकल एंड की वजह से क्या होगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, इसकी वजह से क्या होगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ का स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो मैंने इस स्क्रीन को क्लियर कर लिया। इसके बाद अब चलिए समझते हैं कि ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले 10 मॉडुलस 3 चेक होगा, 10 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद में लगा हुआ है हमारा लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड जो है वो राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब लेफ्ट हैंड वाला ट्रू होगा। ठीक है, तो पहले ये चेक होगा 10 मॉडुलस 3। जब हम 10 मॉडुलस 3 करेंगे तो हम सबको पता है कि ये 3 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस साइन लगा है यहाँ पे इसलिए 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन जो है फॉल्स है। जब हमारा बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ हो और हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाली ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा लॉजिकल एंड जो है अब राइट हैंड साइड वाला कंडीशन चेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से चेक करने में हमें ट्रू भी मिल जाएगा, यहाँ पे अगर हमें ट्रू मिल जाता या 1 मिल जाता तो भी हमारा इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स ही होती। ठीक है, इसलिए जब भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा रहेगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ कोई कंडीशन लिखी होगी तो अगर लेफ्ट साइड की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, लेफ्ट की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम अब राइट की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, राइट की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि जब यही फॉल्स हो गया, बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिजल्ट चाहे 1 हो चाहे 0 हो, इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट तो अब 0 ही होना है। ओके, क्योंकि ये एंड लगा हुआ है। एंड कब ट्रू होता है, लॉजिकल एंड कब ट्रू होता, जब इधर भी 1 होता और इधर भी 1 होता। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पहले ही 0 हो गया है तो अब इसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे चेक हुआ कि 10 मॉडुलस 3 जो है 0 के बराबर नहीं है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद हमारा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, ये नीचे वाला। ठीक है, और हमारा प्रिंट होके आएगा कि %d मतलब 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। इसके बाद अब मान लेते हैं कि यूज़र ने इनपुट में नम की वैल्यू दी है 15। ठीक है, अब 15 यहाँ पे दिया तो अब यहाँ पे कंडीशन फिर चेक हो रही है कि 15 मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 15 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इसलिए 15 मॉडुलस 3 0 आएगा और 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अब हमारा ये जो बीच में लॉजिकल एंड है ये राइट साइड की कंडीशन को भी चेक करेगा। तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, नम मतलब 15 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0। तो 15 मॉडुलस 5 जब हम करेंगे मतलब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो लॉजिकल एंड बीच में है, दोनों तरफ ट्रू है, ट्रू मतलब 1 है, दोनों तरफ 1 1 है, तो इस पूरे कंडीशन की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या एग्जीक्यूट होके आएगा कि %d मतलब 15 इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। 15 जो है वो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये कंडीशनल स्टेटमेंट काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को अपने सी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि यूज़र द्वारा दिया गया कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक
ठीक है। इस स्टेटमेंट के बाद रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।